हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जो कि यूनिट 5 से संबंधित है। इसके तहत हम उच्च न्यायालय और बाकी सब जो चैप्टर्स हैं उन सबको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उच्च न्यायालय के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है। तो द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो इसके संबंध में हमें क्या बताना था जो सही नहीं है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह बिल्कुल सही नहीं है, नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो यह दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो पेंशन दी जाती है वह दी जाती है भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसका क्षेत्राधिकार है? तो इस पर है कोलकाता का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये बुक के पीछे, इसी निर्माण आईएएस की बुक के पीछे जो आंसर शीट है उसी में से बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो वह किए गए थे कहाँ पे? तो वह किए गए थे मेघालय और त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेघालय और त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो कौन सा जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो यह नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। यह केवल किसका है? यह केवल सुप्रीम कोर्ट का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? तो कार्यवाही लंबित होने की दिशा में प्रतिषेध किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको संबोधित करता है? वह करते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले कि मुकदमा निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो कि न्यायालय में लंबित हों। लोक अदालत ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो कि सिविल हो, ना कि आपराधिक प्रकृति के। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारतीय संचित निधि पर भारित होती है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये तो सब जानते हैं कहाँ पे है। यह है ऑप्शन नंबर बी जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की शाखाएं खालिस्तान में है, तो कहाँ कहाँ पे शाखाएं हैं? यह है इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा एक और चैनल है एमपी एग्जाम अकेडमी, उसको भी आप लोग विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी एमपीपीएससी एग्जाम से ओरिएंटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो कहाँ पे है? तो यह है अनुच्छेद 214 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है, कहाँ पे है? तो यह भोपाल में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो यह आरपी साहनी नहीं रहे हैं, आरपी साहनी। बाकी एपी सेन और जीपी भट्ट और पीवी दीक्षित रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश आर.एस. झा को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था? तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 223 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? यह कराया था राजा गोकुलदास ने 1899 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? यह आता है उपरोक्त सभी अधिकार, यानी कि संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, तो उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। तो यह तब की जाती है जब एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? यह किया था हेनरी इरविन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो यह की जाती है ऑप्शन नंबर ए में, यानी अनुच्छेद 231 में। संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 241। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1956 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या खंडपीठ नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? तो यह है कहाँ पे? जबलपुर में तो मेन हाई कोर्ट है, और इंदौर ग्वालियर में उसकी खंडपीठ है, और भोपाल में भी प्रस्तावित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मध्य प्रदेश से भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? यह है जे.एस. वर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टिस जे.एस. वर्मा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थापित की गई है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संचित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो कहाँ से दिए जाते हैं? दिए जाते हैं मध्य प्रदेश की समेकित निधि से, यानी कि संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आसीन रहते हुए कृष्णा गोदावरी बेसिन विवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो यह किया था जस्टिस न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन ने। आर.वी. रविंद्रन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट खेलना सीखें नामक पुस्तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अनिल वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायमूर्तियों में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? ये नहीं रहे हैं डॉक्टर आर.सी. लाहौटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आएंगे? तो यह आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश को पूरे कार्यकाल हेतु उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था किसको? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम डिजिटल हाई कोर्ट है? तो प्रथम डिजिटल हाई कोर्ट है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे? यह न्यायमूर्ति श्यामल कुमार सेन नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना जबलपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1884, 1882, 1887। तो यह हुई थी कब? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मध्य प्रदेश में
वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है किसके अंतर्गत? यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केरल के अंतर्गत आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो की जाती है संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह होता है संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो वह परामर्श करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी से करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, वह भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। उपर्युक्त सभी, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सही आंसर हो जाएगा। ये सब योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो कहाँ की जा सकती है? या कहीं नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कहीं नहीं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो किसको है? यह है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? यह हटा सकता है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है उपर्युक्त दोनों, यानी कि कदाचार और असमर्थता, दोनों आधारों पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? तो विनिश्चय किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन है तो यह है झारखंड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह बना है अभी मई 2023 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट की मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो 226 के अनुसार हाई कोर्ट मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? और थर्ड इसमें है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस में है? यह भाग 6 में है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? तो अभिलेख न्यायालय का दर्जा है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो यह की जाती है कौन से अनुच्छेद में? 217 के 1 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं? तो किसके सम्मुख लेते हैं? यह लेते हैं राज्यपाल के सम्मुख। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है 217 के 2 में। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख और उपयुक्त सभी, तो सभी कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है? तो तब कब जारी कर सकता है? यह कर सकता है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में, यानी कि जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो, और जब निर्णय या आदेश पारित करने की अधिकारिता के अधिक में कार्य किया गया हो। उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की स्थापना इंदौर में की गई है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? यह है अधीनस्थ न्यायालयों का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देश में 25 उच्च न्यायालय है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो क्या सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है, वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ हो, वह भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो कब कमी की जाएगी? यह की जाएगी केवल वित्तीय आपातकाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1862 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ तो कहाँ आरंभ हुआ था? यह हुआ था बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो किसके तहत हुए थे? यह हुए थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी सरोजनी सक्सेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में नवनिर्मित अत्याधुनिक झारखंड उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन कब किया है? तो उद्घाटन इन्होंने किया है 24 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो यह होना चाहिए कितने? 10 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो क्या आता है? तो इसमें आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। PIL है। PIL क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? तो किन्हें माना जाएगा? यह माना जाएगा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, दोनों को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकहितवाद मुकदमों की संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यह हुआ है USA से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के चौथे उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1866 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा होता है? यह होता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्य का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। आर है यानी कारण है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो कूट के माध्यम से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट होगा ए गलत है और आर सही है, यानी कि ए हमारा बिल्कुल गलत है। प्रत्येक राज्य के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि संयुक्त उच्च न्यायालय भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये गलत है, आर सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो न्यायाधीश नहीं रहे हैं तो भाई M.K. झा नहीं रहे हैं, बाकी पटनायक, रविंद्र और माथुर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो केंद्र राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह आती है इसके अंतर्गत, ऑप्शन देख लेते हैं, यह आती है मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आती है मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो यह कर सकता है किसमें? अनुच्छेद 222 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो यह सीमा कितनी है? यह है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।